हेलो एवरीवन, आज मैं इस वीडियो में क्लास 11th और क्लास 12 के कुछ कॉमन टॉपिक्स को लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम सीखेंगे बिलियन का संगठन या बिलियन का सांद्रण कौन कौन सी इकाइयों में व्यक्त किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे बिलियन का संगठन क्या होता है। विलायक की एक निश्चित मात्रा में घुलित विलेय पदार्थ की मात्रा को बिलियन का संगठन या बिलियन का सांद्रण कहा जाता है। देखो, जैसे कोई हमने विलायक पदार्थ ले लिया यानी पानी ले लिया H2O, इसके अंदर किसी भी अमाउंट में हमने नमक मिला दी, तो ये क्या है, ये विलेय पदार्थ है और ये विलायक है। जब इन दोनों को एक साथ मिला दिया गया तो क्या बनता है, विलयन। और ये इनका संगठन कहलाएगा कि विलेय पदार्थ और विलायक पदार्थ किस नेचर के हैं। जैसे कि पानी क्या है, एक विलायक, एक अच्छा विलायक कहा जाता है, और जो NaCl है वो क्या है, इसमें विलेय पदार्थ है। तो इसीलिए हम इसे कह सकते हैं कि इस विलयन का संगठन कैसा होगा कि उसमें विलेय पदार्थ के रूप में NaCl घुला है और विलायक क्या है, H2O। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, इन्हें अनेक इकाइयों में व्यक्त किया जा सकता है और कुछ इकाइयाँ क्या है, महत्वपूर्ण है। जैसे पहला हमें दे रखा है द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंटेज कहते हैं, और इसे W/W से व्यक्त करते हैं। डेफिनेशन है इसकी, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित ग्रामों में विलेय की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहा जाता है। इसे भार प्रतिशत या W/W भी कहा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान गुणा 100। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ। यहाँ पे अगर बात करें, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। यहाँ पे दे रखा है 10% W/W यूरिया विलयन का तात्पर्य क्या है। तो यहाँ पे 10% W/W, इसका मतलब है कि कोई भी विलयन है वो 100% होता है, तो इसे हम 100 ग्राम मान लें। उसमें जो 10 ग्राम है या 10% वो कितना है, यूरिया। बाकी जो बचा है वो 100 में से अगर -10 कर दें तो हमें बचा 90, और 90 क्या होगा, पानी होगा। तो अगर बात करें 10% W/W यूरिया बिलियन से क्या तात्पर्य है, तो इसका मतलब है 100 ग्राम बिलियन में 10 ग्राम यूरिया उपस्थित है। इस बिलियन में जल की मात्रा 100 - 10 यानी 90 ग्राम होगी। ठीक है, तो अगर 10% W/W यूरिया या कोई भी इसमें विलेय पदार्थ हो सकता है यूरिया की जगह, तो उसका मतलब क्या होगा कि 10 ग्राम तो उसमें विलेय पदार्थ है और बाकी 90 ग्राम जो है उसमें विलायक है। ठीक है, तो अगर हमें किसी विलेय पदार्थ का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना होता है तो हम इस फॉर्मूले के द्वारा उसका द्रव्यमान प्रतिशत निकाल लेते हैं। हमें विलेय का द्रव्यमान दे रखा होगा, उससे हम विलयन का द्रव्यमान निकालेंगे और इंटू 100 करके हम पूरे विलेय पदार्थ का द्रव्यमान प्रतिशत निकाल देंगे। इसे हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि 10 ग्राम यूरिया को 90 ग्राम जल में घोलने पर 10% W/W यूरिया विलयन प्राप्त होगा। ठीक है, इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा और समझ सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 भी दिया है, 25% W/W NaCl विलयन से क्या तात्पर्य है। देखो, हमने वहाँ पे 10% W/W यूरिया था, यहाँ पे 25% W/W NaCl विलयन है। कुछ भी अंतर नहीं है, सिर्फ क्वांटिटी और विलेय पदार्थ का अंतर है। बाकी इसकी जो फॉर्म होगी वो बिल्कुल सेम रहेगी कि 100 ग्राम बिलियन में 25 ग्राम NaCl उपस्थित है, यानी हम कह सकते हैं इस बिलियन में जल की मात्रा 100 - 25 यानी 75 ग्राम होगी। तो हमें वही करना होता है, किसी भी बिलियन में से अगर विलायक की मात्रा निकालनी होती है तो 100 ग्राम में से अगर हम जैसे यहाँ पे NaCl की निकाल रहे हैं तो 25 को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा, 75 ग्राम। तो 75 ग्राम क्या हो जाएगा, जल। ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल हो गया। इस एग्जाम्पल को भी हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम क्या कहेंगे कि 25 ग्राम NaCl को 75 ग्राम जल में घोलने पर 25% W/W NaCl विलयन प्राप्त होगा। 25% W/W NaCl विलयन। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है। अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन एग्जाम में, और ज़्यादातर पूछा ही यहाँ से जाता है। इसके बाद दूसरी इकाई है आयतन प्रतिशत, इसे वॉल्यूम परसेंटेज कहते हैं या V/V से हम इसे दर्शाते हैं। 100 इकाई आयतन बिलियन में उपस्थित विलेय के इकाई आयतनों की संख्या को आयतन प्रतिशत यानी V/V कहा जाता है।
जैसे इसका फॉर्मूला देखते हैं हम, और फॉर्मूले में क्या है, आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन बटे बिलियन का आयतन गुणा 100। यहाँ पे भी बिल्कुल सेम है, वहाँ पे विलेय का द्रव्यमान था और यहाँ पे नीचे था बिलियन का द्रव्यमान। यहाँ पे सिर्फ आयतन की बात कर रहे हैं तो आयतन की बात करेंगे। तो आयतन प्रतिशत क्या होता है, विलेय का आयतन बटे बिलियन का आयतन इंटू 100। इसे भी हम एक एग्जाम्पल के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है 10% V/V इथाइल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। एथिल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल बिलियन से तात्पर्य क्या है, तो इसे हम कह सकते हैं 100 मिलीलीटर बिलियन में 10 मिलीलीटर एथिल अल्कोहल और बाकी क्या है, इसमें पानी होगा। और बाकी बचा कितना, 100 में से हम -10 कर देंगे तो बचेगा 90। तो 90 मिलीलीटर क्या होगा, पानी, और 10 मिलीलीटर क्या होगा उसमें, एथिल अल्कोहल। तो इसे भी हम इस तरीके से कर सकते हैं। इसी की तरह हम दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं, और दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे हम ले लें कि 30% V/V। अभी हमने एथिल अल्कोहल लिया था, यहाँ पे हम मेथिल अल्कोहल ले सकते हैं। CH3OH ये मेथिल अल्कोहल होता है। तो इस बिलियन से क्या तात्पर्य है, तो हम कह सकते हैं कि 100 मिलीलीटर बिलियन में जो 30 मिलीलीटर है वो मेथिल अल्कोहल है, और बाकी 100 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 70 मिलीलीटर। 70 मिलीलीटर पानी है और 30 मिलीलीटर क्या है इसमें, मेथिल अल्कोहल। तो हम इस तरीके से अपने आंसर दे सकते हैं। और साथ ही साथ हम इस फॉर्मूले के द्वारा आयतन प्रतिशत भी निकाल सकते हैं। विलेय का आयतन आपको दिया हुआ होगा, उससे हम बिलियन का आयतन निकालेंगे विलेय और विलायक को मिला के, ठीक है, और उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, आयतन प्रतिशत। इसके बाद तीसरी यूनिट है ग्राम प्रति लीटर। ग्राम प्रति लीटर क्या होता है, बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्रामों में मात्रा को ग्राम प्रति लीटर में बिलियन का सांद्रण कहा जाता है। जैसे 1 लीटर कोई बिलियन है और उसका आयतन हमें 1 लीटर आयतन दे रखा है, तो उसमें अगर हम कोई विलेय पदार्थ डाल दें तो वो सांद्रता क्या कहलाती है, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाती है। जैसे हम इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं, जैसे 5 ग्राम पर लीटर NaCl बिलियन का अर्थ क्या है। आपसे इसी तरीके से पूछा जाएगा कि 5 ग्राम या 15 ग्राम या कुछ भी पूछा जा सकता है, 5 ग्राम पर लीटर NaCl बिलियन का क्या अर्थ है। तो इस बिलियन का अर्थ देखेंगे हम क्या है, कि हमारा जो 1 लीटर आयतन का बिलियन था, उस बिलियन में जो 5 ग्राम है वो क्या है, NaCl है, ठीक है। तो 1 लीटर बिलियन में उपस्थित जो 5 ग्राम NaCl है वही उसकी ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता है, ठीक है। तो हम इस चीनी की जगह सुक्रोज भी ले सकते हैं, चीनी भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। और इसे हम W/V से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद चौथी यूनिट है हमारे पास मोलरता, इसे मोलरिटी कहते हैं। इसकी परिभाषा देखेंगे पहले। बिलियन के 1 लीटर में घुले विलेय के मोलों की संख्या को बिलियन की मोलरता कहते हैं, इसे कैपिटल M से व्यक्त करते हैं। देखो कोई भी बिलियन है, बिलियन तैयार करने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक विलायक और दूसरा विलेय पदार्थ। ये दोनों मिलके क्या बना लेते हैं, बिलियन। अब जो बिलियन तैयार हुआ है उसकी मोलरता हमें ज्ञात करनी है। तो मोलरता ज्ञात करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि उस बिलियन के अंदर विलेय के कितने मोल घुले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमें मोलरता का फॉर्मूला दे रखा है, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर में। तो आपको अगर कोई क्वेश्चन दिया होगा तो उसमें उसका आयतन दिया होगा और विलेय का भार दिया होगा, ठीक है। तो उससे हम मोलों की संख्या निकालेंगे। तो सबसे पहले इस सूत्र में रखने के लिए हमें मोलों की संख्या पता होनी चाहिए, क्योंकि आयतन तो हमें दिया होगा। तो मोलों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार और बटे विलेय का अणुभार। इससे हम क्या करेंगे, विलेय के मोलों की संख्या को निकाल लेंगे, और मोलों की संख्या जब हमें मिल जाएगी तो हम इस सूत्र में रख के आराम से मोलरता को निकाल सकते हैं। इसी की जगह हमने दूसरा फॉर्मूला लिखा है, मोलरता M बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन मिलीलीटर में। अगर आपको क्वेश्चन में
बिलियन का आयतन मिलीलीटर में दे रखा है, तो आपको वहाँ लीटर में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे वैल्यू पुट करेंगे नीचे वाले फॉर्मूले में और मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी यूनिट की। तो मोलरता का जो यूनिट होता है वो होता है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, या फिर हम जब आंसर आता है तो उसके लास्ट में हम कैपिटल M लिख देते हैं तो भी हमारा आंसर ठीक होता है। साथ ही साथ दिया है यदि किसी बिलियन के n मोल बिलियन के v लीटर में उपस्थित हों तो बिलियन की मोलरता क्या होगी, m बराबर स्मॉल n अपॉन b। ठीक है, ये भी फॉर्मूला है, यहाँ से भी जो n है n मोलों की संख्या ही है, मोलों की संख्या, और अपॉन में जो v है, v क्या है, वही आयतन है। ठीक है, यदि स्मॉल w विलेय का ग्राम में द्रव्यमान और v बिलियन का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में और कैपिटल M डैश विलेय पदार्थ के अणुभार ग्राम पर मोल में और कैपिटल M बिलियन की मोलरता हो मोल पर लीटर में, तो मोलरता के लिए एक फार्मूला और बनता है जो कि हमें ये दे रखा है, M बराबर W इंटू 1000 अपॉन V इंटू M डैश। ठीक है, तो इससे भी हम क्या कर लेते हैं, मोलरता निकाल सकते हैं। इसके बाद हमारी 5वीं यूनिट है मोललता, इसे मोललिटी कहते हैं। डेफिनेशन इसकी, विलायक के 1000 ग्राम या फिर 1 किलोग्राम में घुलित विलेय के मोलों की संख्या को बिलियन की मोललता कह देते हैं और इसे हम स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर हम 1 लीटर या फिर हम कहें 1000 ग्राम विलायक ले लें, विलायक पानी हो सकता है, उसमें जितने भी विलेय पदार्थ के मोल घुले हुए होंगे वही उसकी मोललता को व्यक्त करता है। ठीक है, इसके लिए हम एक फॉर्मूला देख लेते हैं। मोललता स्मॉल m बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। यहाँ पे ध्यान देने की बात है, मोलरता और मोललता दोनों फॉर्मूले में ज़्यादा अंतर नहीं है। जो विलेय के मोलों की संख्या है वो तो ऐसे ही जैसे हमने पहले निकाली थी वैसे ही यहाँ पे भी विलेय के मोलों की संख्या निकाल के लिख देंगे, मगर नीचे थोड़ा ध्यान देंगे, वहाँ पे बिलियन का आयतन था और लीटर में था, यहाँ पे विलायक का द्रव्यमान है और किलोग्राम में है। ठीक है, तो बाकी कोई अंतर नहीं है, बस इतना सा अंतर है। और इसे हम व्यक्त करते हैं स्मॉल m से और मोलरता को व्यक्त करते हैं हम कैपिटल M से। जैसे मोलरता में हमने एक फार्मूला बनाया था दूसरा, वैसे ही हम यहाँ पे भी बना सकते हैं, क्योंकि हमें क्वांटिटी ग्राम में भी दी होती है, तो फार्मूला सेम ही रहेगा, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान ग्राम में और मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1000 से, तो हमारा आंसर बिल्कुल जो इससे आएगा ऊपर वाले फॉर्मूले से वही आंसर नीचे वाले से आएगा। ठीक है, इसके बाद हम यूनिट की बात कर लेते हैं। तो इसका यूनिट होता है मोल पर किलोग्राम और इसे स्मॉल m से भी हम व्यक्त कर सकते हैं, और इसके जो आंसर आता है आंसर के बाद हम स्मॉल m लिख के छोड़ देंगे तो हमारा आंसर ठीक होगा। इसके बाद हमें दिया है यदि W डैश विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, M डैश विलेय का अणुभार ग्राम पर मोल में और स्मॉल w विलायक का द्रव्यमान ग्राम में और m बिलियन की मोललता हो, तब मोललता के लिए एक फार्मूला आ जाता है, स्मॉल m बराबर W डैश इंटू 1000 M डैश इंटू W। इससे भी हम क्या कर सकते हैं, मोललता को निकाल सकते हैं। इसके बाद अगली यूनिट है हमारी 6ठी यूनिट नॉर्मलता, इसे नॉर्मेलिटी बोल देते हैं। नॉर्मेलिटी क्या होता है, देखो डेफिनेशन देखते हैं, किसी निश्चित ताप पर बिलियन के 1 लीटर में घुलित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस ताप पर बिलियन की नॉर्मलता कह देते हैं और इसे हम कैपिटल N से व्यक्त करते हैं। देखो ये क्या है, बिल्कुल वैसे ही है, एक निश्चित ताप ले लेते हैं, जैसे 25 डिग्री सेल्सियस हमने रूम टेम्परेचर ले लिया, उसमें जो 1 लीटर बिलियन होगा, 1 लीटर बिलियन होगा, उसमें पदार्थ के ग्राम तुल्यांक, जो ग्राम तुल्यांक घुले होंगे वही क्या होगी, उसकी नॉर्मलता कहलाती है। जैसे कि इसका जो फार्मूला है उसमें दे रखा है, नॉर्मलता कैपिटल N बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या और बटे बिलियन का आयतन लीटर में। यहाँ तक तो ठीक था, मगर हम क्या करेंगे, विलेय के
ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालेंगे कैसे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है ये। पीछे हमने मोलरता और मोललता में तो विलेय के मोलों की संख्या निकाली थी, इजी था। विलेय का भार बटे अणुभार कर दिया था, आराम से निकल आया। मगर यहाँ पे क्या है, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालेंगे। तो विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या होता है, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है W/E। यहाँ पे W क्या है, विलेय का भार, और E क्या है, तुल्यांकी भार। अब यहाँ पे चलो ठीक है, अभी भार हमें दिया होगा मगर तुल्यांकी भार हमें दिया नहीं होगा। तो तुल्यांकी भार निकालने के लिए भी हमें क्या करना होगा, विलेय का तुल्यांकी भार E बराबर अणुभार और अपॉन में हम अगर कोई अम्ल दे रखा है तो उसकी क्षारकता लेते हैं, और अगर हमें कोई क्षार दे रखा है उसकी अम्लीयता लेते हैं। कोई लवण है तो आयन ले लेंगे, लवण के आयन ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम तुल्यांकी भार भी निकाल लेते हैं, और तुल्यांकी भार निकाल के हम इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे। यहाँ से हम ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकाल के ऊपर रख देंगे, और बिलियन का आयतन आपको दे रखा होगा। लीटर में दे रखा है तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं दे रखा है तो मल्टीप्लाई 1000 से कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम कि इसमें जो हमने लिखा है अम्लीयता और क्षारकता, ये कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम ये है, अम्लीयता और क्षारकता निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, जैसे NaCl दे रखा है, NaCl, तो जो इनके आयनन में हाइड्रोजन आयन आते हैं उन हाइड्रोजन आयनों से ही हम डिसाइड कर लेते हैं कि इसकी अम्लीयता और क्षारकता क्या होगी। जैसे NaCl को ब्रेक करें तो Na+ बन जाता है और Cl- बन जाता है। तो इसमें जो पॉजिटिव आयन है हाइड्रोजनों की संख्या को दिखा रहे हैं, तो यही क्या हो जाएगी, इसकी अम्लीयता हो जाएगी, ठीक है। या फिर NaCl की बात करें तो ये आयन है तो ये आयन होंगे। या फिर हम जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं H2SO4, तो इसमें जब हाइड्रोजन इसका H2SO4 का आयनन होगा तो H2+2H+ आयन बनेंगे और SO4- आयन बनेंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी आ रही है, 2। तो इसलिए यहाँ पे हम जब हम तुल्यांकी भार निकालेंगे E बराबर, तो E बराबर हम क्या करेंगे, उसका अणुभार रखेंगे, और अणुभार के अपॉन में हम क्या रख देंगे, उसकी, ये अम्ल है तो इसकी क्षारकता रख देंगे, और क्षारकता कितनी हो जाएगी, 2 से हम डिवाइड करेंगे, इससे तुल्यांकी भार आ जाएगा। तुल्यांकी भार मिलते ही हम क्या करेंगे, उसके तुल्यांकों की संख्या निकाल लेंगे और इस फॉर्मूले में रख के हम आंसर ले आएंगे। नॉर्मलता का मात्रक होता है ग्राम तुल्यांक पर लीटर, या फिर हम इसे कैपिटल N से भी व्यक्त कर देते हैं। इसके बाद यदि स्मॉल w बराबर दे रखा है हमें विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, और v दे रखा है हमें विलयन का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में, e हमें विलेय का तुल्यांकी भार दे रखा है, और कैपिटल N हमें नॉर्मलता दे रखी है विलयन की, तो उसके लिए एक फॉर्मूला हो सकता है। विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या तो आपको बता ही दी थी पीछे, W/E होता है। इसके लिए नॉर्मलता के लिए एक फॉर्मूला और आता है बनके, कैपिटल N बराबर W/1000/E/V। इससे भी हम नॉर्मलता को निकाल सकते हैं। वो हमें क्वेश्चन के हिसाब से देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या क्या क्वांटिटी दे रखी हैं, उसी क्वांटिटी के हिसाब से हम फॉर्मूले में वैल्यू रख के हम आंसर ले आते हैं। हमारी लास्ट यूनिट है मोल अंश या मोल प्रभाज। देखो, मोल फ्रिक्शन बोल देते हैं इसे इंग्लिश में, और दूसरा नाम है इसका मोल अंश। देखो ये क्या होता है, इस इकाई का प्रयोग प्राय द्रव यानी दोनों, हम ऐसे विलयन के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं जिसमें दोनों लिक्विड हों। जैसे हम पानी को ले लें और अल्कोहल को ले लें तो दोनों लिक्विड होते हैं, ऐसे विलयन के लिए ही हम मोल प्रभाज को ज्ञात कर सकते हैं। के सांद्रण को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है, और इसे हम स्मॉल x से व्यक्त करते हैं, ठीक है। इसे हम परिभाषित करते हैं, एक परिभाषा के अनुसार देखते हैं। एक विलयन में किसी घटक विशेष का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। देखो, अब डेफिनेशन तो थोड़ी उल्टी सीधी लगी होगी, मगर हम देखें इसका फॉर्मूले से हम बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। एक घटक का मोल अंश, जैसे कोई भी घटक है,
अब घटक क्या होता है, विलेय और विलायक दोनों को मिलकर क्या बनता है, विलयन बनता है। तो उसमें विलेय भी एक घटक है और विलायक भी एक घटक है। तो उसे कह रहा है ये, एक घटक का मोल प्रभाज या मोल अंश क्या हो सकता है, घटक के मोलों की संख्या और बटे विलयन में उपस्थित जितने भी मोल हैं, यानी विलेय के भी मोल और विलायक के भी मोल, उन सबको जोड़ के नीचे लिख देते हैं। और जो जिसका हम निकाल रहे होते हैं मोल प्रभाज, उसे हम उसके मोलों की संख्या को ऊपर लिख देते हैं। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें क्या हो जाता है, किसी एक घटक का मोल प्रभाज प्राप्त हो जाता है। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। देखो, जैसे हमें नीचे दे रखा है, यदि किसी विलयन के घटक ए का मोल कितना दे रखा है, एन ए, और घटक बी के मोलों की संख्या कितनी दे रखी है, एन बी, ठीक है, ये दोनों उपस्थित हैं, तो ए तथा बी के मोल प्रभाज क्या होंगे, एक्स ए और एक्स बी। अब पीछे बताया था, जिस घटक के मोल अंश को हम निकालते हैं उसके मोलों की संख्या ऊपर लिखते हैं, और विलयन में उपस्थित कौन है, ए है और बी है, उसके मोलों की संख्या को जोड़ के कहाँ लिख देते हैं, नीचे। तो हमने यही किया है। जब हम एक्स ए निकालेंगे, यानी घटक ए के मोल प्रभाज को निकालेंगे, तो उसमें जो घटक ए के मोल अंश हैं उसे ऊपर लिखेंगे, और विलयन में उपस्थित विलेय और विलायक दोनों के मोलों की संख्या को ऐड करके हम नीचे लिख देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, किसी एक घटक के मोल प्रभाज को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरीके से एक्स बी का निकाला है, तो एक्स बी के मोलों की संख्या ऊपर लिख दी, ठीक है, और नीचे क्या है, विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या लिख के हम क्या करेंगे, इसके मोल प्रभाज को निकाल लेंगे। इसमें एक नोट दे रखा है, और ये बात इंपॉर्टेंट है, जब हम इनके मोल अंश निकाल लेते हैं तो उसके बाद हमें देखना होता है कि हमारे आंसर ठीक आए हैं। तो उसे देखने के लिए हम क्या करेंगे, जो मोल अंश निकाले हैं एक्स ए के और एक्स बी के, उन दोनों के आंसर को अगर हम ऐड करें तो ऐड करने के बाद आंसर आना चाहिए 1। अगर आपका आंसर 1 आ रहा है तो आपके आंसर दोनों ठीक हैं, और अगर ऊपर नीचे आ रहा है तो आपका आंसर हो जाएगा गलत। इसके बाद बात कर लेते हैं हम यूनिट की। क्या मोल प्रभाज की कोई यूनिट होती है? नहीं होती है। मोल प्रभाज एक राशि रहित यूनिट है, ठीक है, और यह ताप पर निर्भर नहीं करती।